हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस और पीएच स्केल। ध्यान देंगे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के शंकाओं का निराकरण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल और भस्म की शक्तियाँ। तो ध्यान देंगे, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में अम्ल और भस्म की शक्तियों को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है: प्रबल, दुर्बल, सांद्र और तनु। प्रबल और दुर्बल, इन शब्दों का मतलब तो आप समझते ही होंगे। प्रबल का मतलब शक्तिशाली और दुर्बल का मतलब कमज़ोर। तो ऐसा अम्ल और भस्म जो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल या प्रबल भस्म कहते हैं। और दुर्बल का मतलब कमज़ोर। ठीक है। तो उसी प्रकार से दूसरा शब्द जो है सांद्र और तनु, इसका मतलब क्या होता है? सांद्र का मतलब प्योर। ठीक है, यानी कि कोई भी अम्ल यदि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, पानी नहीं मिला हुआ है, ऐसे अम्ल या ऐसे भस्म को क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल या सांद्र भस्म कहते हैं। और यदि उसी भस्म में हम यदि थोड़ा करके पानी मिला देते हैं, यदि यह NaOH है और इसमें ऊपर से यदि हम H2O जल मिला देते हैं तो इसके बाद यह क्या हो जाता है? तनु भस्म हो जाता है। ठीक है। या यदि किसी बर्तन में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसमें यदि हम पानी मिला रहे हैं, पहले यह सांद्र अम्ल था लेकिन पानी मिलाने से इसकी अम्लीयता क्या होती है? घटते जाती है और वह सांद्र से किसमें बदल जाता है? तनु में बदल जाता है। तो ध्यान देंगे, सांद्र अम्ल को तनु बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। और पानी मिलाने से होता क्या है? इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होता है? उतना ही होता है, यानी कि इसकी अम्लीयता धीरे धीरे कम होती जाती है। उसी प्रकार से किसी भस्म में, किसी क्षार में यदि और पानी मिलाते हैं तो इससे क्या होता है? उसका जो क्षारीयता है वह भी घटते जाता है और सांद्र से वह धीरे धीरे किसमें बदल जाता है? तनु में बदल जाता है। तो किसी भी अम्ल या भस्म की शक्ति को दर्शाने के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है: प्रबल, दुर्बल, सांद्र और तनु। हमारा दूसरा टॉपिक है पीएच स्केल, पीएच मापक। ध्यान देंगे, किसी भी अम्ल या भस्म का जो शक्ति होता है, क्षमता होता है, वह उसके H+ आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है। कोई भी अम्ल कितना आसानी से अपना H+ आयन प्रदान करता है, छोड़ता है, मुक्त करता है, उसी पर ही उसका शक्ति निर्भर करता है। तो इसी शक्ति को दर्शाने के लिए सन 1909 ईस्वी में, कब? 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने एक स्केल दिया था। ठीक है, सोरेनसन ने एक स्केल दिया था और उसी स्केल का नाम क्या रखा गया? पीएच स्केल। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पीएच स्केल दर्शाया गया है, जिसका रेंज, परिसर कहाँ से कहाँ तक था? 0 से लेकर के 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक इसका रेंज होता है, परिसर होता है। इसमें से जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है? 7 से कम। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो इसका मतलब क्या है? कि वह पदार्थ अम्लीय पदार्थ है। और यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। और यदि किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, अर्थात क्या है? वो उदासीन है। एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पर, किसी भी विलयन का जो पीएच होता है वह उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक यानी लॉगरिथम का ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से जैसे जैसे घटते जाएगा वैसे वैसे उसका अम्लीयता बढ़ते जाता है, और 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा उसी प्रकार से उसका क्षारीयता भी बढ़ते जाता है। अब इसमें यदि आपको प्रश्न पूछा जाए कि 4 विलयन है, A, B, C, D, A का विलयन, इन चारों का यदि आपको पीएच मान दिया हुआ है 3, 5, 8 और 13। ठीक है। अब यदि आपको पूछा जाए कि इनमें से अम्ल कौन कौन सा है, तो ध्यान देंगे, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 विलयन ऐसा है जिसका पीएच मान 7 से कम है, पहला A और दूसरा B। अब इसका मतलब क्या हो कि ये दोनों विलयन अम्लीय विलयन है। ठीक है। अब यदि इन दोनों में आपको पूछा जाए ये दोनों में से प्रबल अम्ल कौन है, शक्तिशाली अम्ल कौन है, तो अभी आपको बताया गया कि जैसे इसे 7 से कम होते जाएगा वैसे वैसे अम्ल की अम्लीयता बढ़ते जाती है। ठीक है, यानी कि 5 है और इसका कितना है? 3 है। तो सबसे कम किसका पीएच मान हुआ? 3 है, ये है। इसका मतलब ये जो है वह B की तुलना में ज़्यादा अम्लीय है, ज़्यादा प्रबल अम्ल है। ठीक है।
ठीक उसी प्रकार से 7 से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका क्षारीयता क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों क्षार हैं, इसका pH मान 8 है, इसका pH मान 13 है, 7 से अधिक है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये दोनों क्षार हैं। अब दोनों में प्रबल क्षार कौन सा है, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्षारीयता बढ़ते जाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, एक का pH मान 8 है, दूसरे का 13 है, तो ज़्यादा pH मान किसका हुआ, D का, अर्थात D C की तुलना में एक प्रबल क्षार है, प्रबल भस्म है। और यदि किसी विलयन का pH मान 7 दिया हुआ है, इसका मतलब वह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, अर्थात वह एक उदासीन है। ठीक है, तो जल एक ऐसा विलयन है जो तो न तो अम्ल है और न ही क्षार है। pH मान उसका कितना होता है, 7 होता है। ध्यान रखेंगे, जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। अब हम आगे इस विभिन्न पदार्थों के pH मान के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कुछ सामान्य विलयनों का pH मान। तो ध्यान देंगे, कुछ वहाँ पर पदार्थ विलयन का नाम दिया गया है और उसके सामने उसका pH मान लिखा गया है। तो सबसे पहला होता है अम्लपीत। इसके बारे में अभी बताएं कि अम्लपीत कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट के, हमारे आमाशय में एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, और वह कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका pH मान कितना होता है, 1.0 अर्थात 1 होता है। दूसरा नींबू का रस। नींबू का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, और उस सिट्रिक अम्ल का pH मान कितना होता है, 2.5। ठीक। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और उस एसिटिक अम्ल का, इथेनॉइक अम्ल का pH मान कितना होता है, 3.0 होता है। अगला है टमाटर का रस। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और उस ऑक्जेलिक अम्ल का pH मान कितना होता है, 4.1 होता है। अम्ल वर्षा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, जब कभी बारिश के जल के साथ अम्ल भी गिरता है तो उसी वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बाद में बताएंगे। अभी ध्यान रखेंगे, अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों अम्ल वर्षा में पाया जाता है, और उसका pH मान कितना होता है, लगभग 5.6 होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है, 6। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, और उस लैक्टिक अम्ल का pH मान 6.5। शुद्ध जल ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, और इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। खून, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। खून का pH मान लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इसका pH मान 7.4 होता है। चूना जल का pH मान 11.0 अर्थात 11 होता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बिल्कुल नए टॉपिक को लेकर।